द स्ट्रीट। मैं हूं श्री सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं एक अंडर वैल्यूड एनबीएफसी कंपनी के बारे में। इस वीडियो में हम करेंगे उस पूरी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बिजनेस को समझेंगे, क्या वैल्यूएशन गैप से बाकी में और उसके कॉम्पिटिटर्स में यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैनेजमेंट का प्लान क्या है, क्या ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्या बड़ी रिस्क है और आपकी यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या ये आपका पोर्टफोलियो में बनना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है और शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए, सबसे पहले कंपनी का नाम आपको मैं बता दूं, आईएफएल फाइनेंस है। अब आईएफएल फाइनेंस बेसिकली थोड़ा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। द आईएफएल फाइनेंस जो एक कंपनी है, ये बेसिकली स्टार्ट करी थी निर्मल जैन ने। ठीक है, आईएफएल एज अ ग्रुप वाज स्टार्टेड बाय निर्मल जैन इन अराउंड 1990s के आसपास उन्होंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया था। इन्होंने अपने पूरे एंटरप्रेन्योर जर्नी में दो बेसिकली यहाँ पे ब्रेकडाउन देखे। ब्रेकडाउन बेसिकली मतलब क्या हुआ, जहाँ पे इनको प्रॉब्लम आया कि यहाँ पे दे वर अबाउट टू सेल। ठीक है, एक बार इनको अपना होम फाइनेंस बिजनेस बेचना पड़ा और एक बार इनको अपना रिसर्च है ना और ये वाला बेचना पड़ा, रिसर्च एंड ब्रोकिंग वाला। ठीक है, तो इनकी भी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है एंड ही हैज सीन लॉट ऑफ फेजेस ऑफ द मार्केट, फ्रॉम द हर्षद मेहता बुल रन टू इंटरनेट बबल जो बूम आया था, फिर देन 2008 जो फिनेंशियल मेल्टडाउन हुआ था। तो सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने इवन अपना एनबीएफसी क्राइसिस देखा है एंड कोविड क्राइसिस भी देखा है। सो उन सब से यहाँ पे आज आईएफएल फाइनेंस एक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी एज अ एनबीएफसी खड़ा है। अगर अपन बात करें कुछ की हाइलाइट्स की, जिस पे मैं फटाफट फोकस करूंगा और इस वीडियो में साथ साथ में हम बात करते जाएंगे प्रॉफिट और जो पीयर क्या कर रहा है ना उसकी भी बात करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें तो इनका जो प्रॉफिट है 69% बढ़ा है वाई ओ वाई, अगर अपन समझे इसको 9 महीने का। वहीं पे Q3 का जो प्रॉफिट है 15% बढ़ा है। ठीक है, वाई ओ वाई बेसिस पे। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्वार्टरली प्रॉफिट इनका कितना है, तो लगभग लगभग 310 करोड़ रुपए का इनका क्वार्टरली प्रॉफिट है, जो कि 15% की ग्रोथ है और 6% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है। एनबीएफसी बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। डोंट फोकस ऑन द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट ग्रोथ बट द क्वालिटी ऑफ द बुक। एयूएम इनका कितना ग्रो कर रहा है, अगर आप देखोगे तो असेट अंडर मैनेजमेंट अभी 46,000 करोड़ है। और कंपनी का जो यहाँ पे टारगेट है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में दे वांट टू बिकम अ 1 लाख करोड़ कंपनी। ठीक है, और अभी जो कंपनी की लगभग जो ग्रोथ रेट देखने को मिली है असेट में, जो एयूएम ग्रोथ है वो करीबन 20-25% ग्रोथ रेट देखने को मिली है, जो कि बजाज फाइनेंस की ग्रोथ रेट के आसपास है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें लिक्विडिटी कंफर्ट क्या होता है, 9,000 करोड़ की लिक्विडिटी कंफर्ट है, जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज जो दो हो रही है, एक तो कंपनी ने 6,000 एम्प्लॉय ऐड किए हैं। अगर आप देखोगे तो इनका लास्ट जो FY21 में एम्प्लॉयज थे वो 20,000 कुछ थे, तो कंपनी ने लगभग 6,000 एम्प्लॉयज ऐड किए हैं और कंपनी ने 554 ब्रांचेस खोली है। अभी इनका जो टोटल ब्रांच जो था ना, पहले 2,500 था, अब सीधा 3,000 हो गया। सो दे हैव बीन एग्रेसिवली यहाँ पे ये लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं। आरओई की बात करें 20% के आसपास चल रहा है। अगर अपन समझे तो आरओई यहाँ पे, अगर कोटक की बात करें, कोटक का जो आरओई है करीबन है ना 13% के आसपास आरओई है। वहीं पे कंपनी ने एक और चीज़ बोली है कि यहाँ पे दे विल बी एबल टू ऑनगोइंग एक्सपेंशन और के ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण इनके आरओई पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, ऐसा कंपनी का बोलना है। कंपनी ने बहुत सारे डिजिटल टारगेट्स भी किए हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स भी लिए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप लोन इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं पे गोल्ड लोन @home ये एक नया स्टार्ट किया है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका गोल्ड आपके घर से लिया जाएगा और आपको जो लोन है वो इंस्टेंटली डिजिटल मोड के थ्रू यहाँ पे किया जाएगा। इवन इनका जो होम फाइनेंस का भी लास्ट क्वार्टर का डिसबर्समेंट है 100% इट वाज बेस्ड ऑन अ डिजिटल मोड्स। ठीक है, तो इस तरीके से इनका यहाँ पे रहा है। एसेट क्वालिटी अगर अपन बात करें तो एसेट क्वालिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2.8% का इनका जीएनपी है, 1.5% का इनका एनपीए है। थोड़ा बहुत एनपीए पिछले क्वार्टर से बढ़ा है बिकॉज ऑफ आरबीआई का एक इम्पैक्ट आया था। अभी आरबीआई का रिसेंट में एक सर्कुलर आया था। क्या होता था कि एनबीएफसी क्या करती थी, मैं आपको एक बहुत सिंपल बताता हूँ वो अभी सर्कुलर क्या बोलता है कि मान लीजिए मेरा 100 करोड़ का लोन बाकी है फॉर एन, या फिर मान लीजिए 1 लाख का लोन बाकी है, उसमें 3 इंस्टॉलमेंट थी। ठीक है, अभी क्या होता था, बैंक कब एनपीए डिक्लेयर कर देती थी, मतलब एनपीए तो 90 दिन के बाद डिक्लेयर कर देती है, बट बैंक उसको वापस कब सही डिक्लेयर करेगी, स्टैंडर्ड एसेट तब डिक्लेयर करेगी जब मैंने पूरा का पूरा 1 लाख रुपए जमा करा दिया। बट एनबीएफसी में क्या होता था कि वो लोग क्या करते थे, वो थोड़ी वहां पे प्रैक्टिस वीक थी। प्रैक्टिस ये थी कि अगर 90 दिन में आपने पैसा नहीं चुकाया तो आपको एनपीए हो जाएगा, बट अगर आपने 90 दिन में इस 1 लाख रुपए में से अगर थोड़ी सी भी किस्त चुका दी, एक भी किस्त चुका दी, तो आपको वापस एनपीए डिक्लेयर नहीं करते थे। तो आरबीआई ने कहा ये आपको प्रैक्टिस गलत है, जब तक आप पूरा पैसा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं चुकाओगे तब तक वो कंपनी को वापस वो लोन को स्टैंडर्ड नहीं डिक्लेयर किया जा सकता था। अभी रिसेंट में वापस इस रूलिंग पे वापस वे बैक कर दिया गया है।
30 दिसंबर इसका डेडलाइन था, तो तब वो इम्प्लीमेंट करना था, बट अभी वहाँ पर 30 सितंबर 2022 कर दिया है, तो वो ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज दीज आर गुड कंपनीज, बजाज फाइनेंस एंड यहाँ पे जो ये दो कंपनी है ना, इन पे इतना इम्पैक्ट नहीं है। अपन ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में देखा था, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी ये आरबीआई के सर्कुलर के कारण, तो वो थोड़ा कंजर्वेटिव थे। कॉस्ट ऑफ फंड्स इनका 8.7% है। 8.7% कॉस्ट ऑफ फंड्स का मतलब इनको लोन कितने रुपए में मिल रहा है, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, और जो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट वगैरह वो सब तो चीज़ें है ही। उसके अलावा यहाँ पे अगर प्री प्रोविजन प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो 1700 करोड़ का है। कॉस्ट टू इनकम का रेशो 39% है, और ये सारी चीज़ें। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 25% है, विच इज मोर देन यहाँ पे आरबीआई का अपना जो रिक्वायरमेंट होता है कैपिटल एडिक्वेसी का। प्रोविजन कवरेज यहाँ पे 133% है, मतलब अपने टोटल जीएनपीएस का कंपनी ने 133 जो उसका वो ले रखा है प्रोविजन। मतलब कंपनी के पास अगर 100 करोड़ का जीएनपीए खड़ा है, ठीक है, अगर कल को इनको 133 करोड़ का भी और नुकसान होता है, मतलब 33 करोड़ और नए जीएनपी आ जाते हैं, तो भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं आएगा। बेसिकली कितना कंपनी कंजर्वेटिव है इससे वो पता पड़ रहा है। 92% लोन इनकी जो है स्मॉल टिकट साइज पे है। अच्छा, मैं इसकी एक हिस्ट्री बता दूं, अगर आप इसने इसका प्राइस चार्ट देखोगे ना, बहुत इंटरेस्टिंग है प्राइस चार्ट। तो क्या हुआ था 2008 के समय, 2018 2017 के समय में वापस एक रियल एस्टेट बूम आया था, ठीक है, इट वाज अ ग्रेट बूम, ठीक है। उस टाइम क्या हुआ था, इनका जो शेयर प्राइस था लगभग 500-600 रुपीज़ के आसपास गया था। वाई? बिकॉज दे वर फोकसिंग ऑन होलसेल लेंडिंग एंड रियल एस्टेट लोन्स, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जीएनपीएस वगैरह हुए और बहुत ज़्यादा इनकी बुक खराब हुई। तो अभी कंपनी ने वो टोटली है ना उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, इस बिजनेस को पूरा का पूरा। कैपिटल मार्केट्स मतलब आईपीओ फंडिंग वगैरह और कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट लोन्स होलसेल लेंडिंग वगैरह सब बंद कर दिया है। आज टोटल 8% है, धीरे धीरे उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और कंपनी बोल रही है इट इज ऑन डिक्लाइन। मेन फोकस क्या है आज का? होम लोन। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको पता है रियल एस्टेट में बूम चल रहा है, इट विल गो फॉर अ लॉन्ग। और दूसरा है गोल्ड लोन। अब गोल्ड लोन क्या हो गया बेसिकली, आज अगर आप समझे तो गोल्ड एक बहुत ज़्यादा अपनी वैसी एसेट हो गई है। बाकी सारी एसेट्स में तो वोलेटिलिटी रहती है, बट गोल्ड में ऐसा जितना लोग बाग बेचते करते नहीं है, तो उसको क्या करते हैं बेसिकली जमा करा के वापस लोन ले लेते हैं, तो वो चलन बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। आज गोल्ड को कोई पहन नहीं सकता, बिकॉज इट इज़ गेटिंग वेरी वेरी हाई वैल्यू और उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो गोल्ड लोन बहुत ज़्यादा चल रहा है। इनकी बुक का 31% गोल्ड लोन पे, 35% होम लोन पे, फिर बाकी 15% बिजनेस है, और माइक्रो फाइनेंस 11% है। अगर अपन बात करें कौन से खराब बिजनेसेस हैं, पहला एक नंबर ये खराब है, दूसरा नंबर ये खराब है, तीसरा नंबर ये खराब है। ये तीन बिजनेस सबसे ज़्यादा खराब है, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर जो गोल्ड लोन वाला बिजनेस है वो भी थोड़ा है ना प्रॉब्लमेटिक है। उसमें क्या होता है कि एक तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक तो स्टिकीनेस है, और दूसरा है ना इसमें स्केल करना थोड़ा मुश्किल, बिकॉज गोल्ड एज अ सेट थोड़ी डिक्लाइन पे है ना। और इसमें क्या होता है कि साउथ में इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिलता है मनप्पुरम और मुथूट से, तो वो इसको स्केल करना थोड़ा मुश्किल है। बाकी होम लोन इट्स अ गुड बिजनेस, ठीक है। तो इनकी वैल्यूएशंस क्यों कम है? इन तीन बिजनेस के कारण, क्योंकि इनका अभी भी अगर आप देखोगे तो 8, 15 और 11 लगभग 30% जो लोन बुक है आज भी थोड़ा बैड बिजनेस में है। बाकी जो है उसमें अच्छे में, बट ये वाले बिजनेस कम डिक्लाइन पे, और ये वाले बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे, ठीक है। अब ये क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं, बेसिकली स्मॉल टाउन और रिटेल फोकस्ड है, और अंडर पेनिट्रेटेड लोन्स, यहाँ पे अंडर पेनिट्रेटेड पॉपुलेशन को कैप्चर करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरीड लोगों को ज़्यादा ये लोग लोन देते हैं, ठीक है। अगर ब्रांच स्ट्रेंथ देखिए 3000 ब्रांच स्ट्रेंथ है, अभी एम्प्लॉयज यहाँ पे 25,000 हो गए। बैंक पेनिट्रेशन एंड पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा है, और टेक्नोलॉजी की मैं बात कर चुका हूँ। बैंक पार्टनरशिप बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। ब्रांड पावर क्या है, बेसिकली इनके साथ लगभग 65 लाख कस्टमर जुड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी, आईएफएल के जो चेयरमैन है उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था, देखो एक आप समझो आज मुथूट है, ठीक है, मुथूट यहाँ पे इतना अच्छे से क्रॉस सेल नहीं कर पाएगा अपने इंश्योरेंस और ब्रोकिंग और अदर प्रोडक्ट्स के साथ जैसे हम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आईएफएल एज अ ग्रुप की हर एंटिटी एक अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है। आईएफएल सिक्योरिटीज बहुत बड़ा बिजनेस है, आईएफएल का जो बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। और इनका 5 पैसा भी है, तो वो बिजनेसेस काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप में एक बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बजाज फाइनेंस का अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस का एक सिक्योरिटीज बिजनेस भी, बट नोबडी नोज, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि हमारे पास एक पावर है कि क्रॉस सेल हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और हमें दूसरे ग्रुप में दूसरी ग्रुप अदर देन ग्रुप कहीं और बाहर जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी क्रॉस सेल करने के लिए, ठीक है। तो वो इनकी एक बेसिकली खासियत है। अच्छा, इनका यहाँ पे जो प्रोफेशनल टीम है, मैनेजमेंट है, वो 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ है, उसके बारे में बात करेंगे। रोबस्ट फाइनेंशियल है, मैंने आपको बताया था।
अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये आपका पूरा पोर्टफोलियो एसेट है। देखो कैसे यहाँ पे जब है ना थोड़े टाइम पहले जब इन लोग का दो FY15 में क्या क्या इनका बिजनेस हुआ करता था वो आज यहाँ पे सब खत्म हो गया। ये वाला बिजनेस खत्म हो गया, बिजनेस लोन वाला, ठीक है। कॉमर्शियल रियल एस्टेट जो 20% हुआ करता था वो खत्म कर दिया। कॉमर्शियल व्हीकल तो इनने कंप्लीटली वाइंड अप ही कर दिया है, जो फिर जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे NPAs होते हैं, ठीक है। अभी इनके ये जो मेन बिजनेस है इस तरीके से चल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो पोर्टफोलियो ग्रोथ भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। बिजनेस लोन भी ये लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस में भी यहाँ पे जो ग्रोथ है वो 32% की वाया हुआ है। बट सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ इसमें ट्रैक करनी है अपने को होम लोन की, हमेशा हमेशा आने वाले समय में होम लोन की ग्रोथ ट्रैक करनी है। और इनके अंदर जो है ना बेसिकली डी ग्रोथ ट्रैक करनी है। यहाँ पे है ना डी ग्रोथ होनी चाहिए। ये जो कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल वाला जो बिजनेस है ये अभी रिसेंट तो सेबी का रूल आया था IPO और उससे रिलेटेड एंकर इन्वेस्टर्स का जो लॉक इन पीरियड वगैरह बढ़ा दिया है, और थोड़ी IPO रिलेटेड अभी रिफॉर्म्स हुए थे, तो ये वाला बिजनेस भी पूरा खत्म हो जाएगा। IPO एज अ फंडिंग बिजनेस यहाँ पे खत्म हो जाएगा छोटी NBFCs के लिए, ठीक है, जिसमें से ये भी है। पोर्टफोलियो यील्ड का मतलब क्या होता है, बेसिकली कितना रुपए का इंटरेस्ट, परसेंटेज इंटरेस्ट आप लोग कितना कमा रहे हैं। अगर अपन बात करें इनका जो पोर्टफोलियो जो यील्ड है वो लगभग 14.8% है। बजाज फाइनेंस से कंपेयर करें तो 16% है। पोर्टफोलियो में यहाँ पे जो साइज है, एवरेज लोन टिकट साइज कितना होता है, तो उस तरीके से यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। फिर यहाँ पे क्वार्टरली ग्रोथ है इंटरेस्ट इनकम वगैरह की, और वो सब चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे तो इनके इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पे इंटरेस्टिंगली 26% से ग्रो, और इंटरेस्ट इनकम जो है 19% हुई है। दिस इज द क्वेश्चन कि यहाँ पे ना थोड़ा यहाँ पे इनके एक्सपेंस तेजी से भाग रहे हैं बट इंटरेस्ट इनकम नहीं आ रही। वो क्या हो गया बेसिकली, यहाँ पे कहीं ना कहीं बेसिकली मिसमैच है। तो उस कारण से यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें ये अपने को हमेशा आगे भी ट्रैक करनी है। इनकी बुक्स में यहाँ पे 38% जो लगभग होता है ना वो यहाँ पे नॉन फंड बेस्ड इनकम आती है। मतलब नॉन जो अपना फंडिंग के अलावा भी जो आती है वो बेसिकली क्यों आती है कि असाइनमेंट के थ्रू आती है। ऐसा लोन असाइनमेंट एक होता है उसके थ्रू आती है। फिर फी एंड अदर इनकम है बेसिकली, वो बेसिकली इनको आती है को लेंडिंग से। तो इस तरीके से काम होता है। और प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, वो सारी ग्रोथ और वो सब तो वेरी वेरी जेनरिक फिगर्स है, इसमें मेरे को ज़्यादा यहाँ पे पता नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उन सब की बात अपन कर ही चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ें हुई है। अब यहाँ पे 9 मंथ्स का भी वही वही सेम फिगर है, वही सब चीज़ें। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर अपन बात करें ROE, अगर अपन ROE जैसे मैंने आपको बताया बजाज फाइनेंस का 21% का ROE है, इनका 20% के आसपास है। और इनका ROA जो है वो 2.8% है। बजाज फाइनेंस का यहाँ पे ROA 5% के आसपास है। इनका जो ROE है वो कोटक से भी ज़्यादा है, ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 160 रुपये है। इसका प्राइस टू बुक रेशियो निकालने जाओगे तो 2 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड हो रहा है, और ये अभी जो ट्रेड होता है लगभग 10 के पी पे ट्रेड हो रहा है। क्वार्टरली इनकम एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो मैं जो बताया था नॉन फंड बेस्ड इनकम है वो 38% है। अब यहाँ पे दो मॉडल इंटरेस्टिंग है जो अपन समझेंगे, वो है बेसिकली लेंडिंग, और यहाँ पे एक होता है को लेंडिंग और एक असाइनमेंट। देखो असाइनमेंट में क्या होता है, बेसिकली आपने तो किसी को लोन दे रखा है, इस NBFC ने किसी को लोन दे रखा है, वैसे बहुत सारे लोन्स का पोर्टफोलियो बना के, ठीक है, ये एक बेसिकली बैंक को बेच देंगे। बैंक को क्यों बेचेंगे, क्योंकि इनको अपनी रिस्क प्रोफाइल कम करनी है और इनको यहाँ पे फंडिंग की जरूरत है, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। अब ये पोर्टफोलियो मान लीजिए 100 करोड़ का एक लोन का पोर्टफोलियो बनाना है इनने, होम लोन का। मान लीजिए एक बिल्डर का कोई बिल्डिंग बन रहा था, उसमें 100 करोड़ के लोन दे रखे हैं, ठीक है। वो पोर्टफोलियो इन्होंने बेच दिया। अब ये पोर्टफोलियो तभी बिकेगा जब उस पोर्टफोलियो की क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। तो बैंक ने इनको खरीदा। बैंक इनसे क्या बोलता है, 100 करोड़ का आपने लोन दिया है तो आप हम पे थोड़ी बहुत यहाँ पे FD रखो। FD बेसिकली क्या होता है, परसेंटेज ऑफ यहाँ पे वो होता है, तो वो करीबन होता है 6% से 10% के आसपास होता है, इट वेराइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनने FD रख दिया। ये FD का क्या मतलब है, अगर कल को ये लोन NPA हुए तो इतना हम लोग इनसे काट देंगे, ठीक है। ये 6% की FD ये लोग बैंक वाले इनकी खा जाएंगे। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। बाकी क्या हो गया, इनकी जो पूरी जो रिस्क है वो पूरी ट्रांसफर हो गई। अगर कल कोई पूरा NPA होता है 100 करोड़ का लोन, तो ये 6 करोड़ ही इनके जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली असाइनमेंट। अब असाइनमेंट बेसिकली यहाँ पे इससे इनको एक और इनकम आती है कि बैंक की लोन बुक ग्रो हो रही है, तो बैंक इनको थोड़ी बहुत फीस देती है कि आपने हमें लोन ला के दिया है तो हम आपको एक कमीशन फीस देंगे। ये हो गया असाइनमेंट, ठीक है। ये तो ठीक ठाक है। को लेंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ पे बैंक्स के साथ पार्टनरशिप करते हैं। आप समझो 100 रुपये का लोन दिया आपने, ठीक है। इसमें आपने अब क्या होता है, आपको जो हमेशा लोन लगेगा वो यहाँ पे इसकी यील्ड से ही लगेगा। IIFL फाइनेंस से आपने लोन लिया 100 रुपये का 15% की इंटरेस्ट रेट से। क्या करती है IIFL फाइनेंस, बैक में क्या करेगी, बैक एंड पे 80% जो लोन है वो यहाँ पे इसको वापस को लेंड करवा लेगी एक बैंक के थ्रू, ठीक है। तो 80 रुपये उनसे करवा लिए और खुद ने 20 रुपये फंड कर दिए। इनकी बुक से कितने रुपए गए, 20 रुपये, पहली बात, ठीक है। बाकी इनके बुक से कितना लगा, 80 रुपये इनके बुक से नहीं लगा। बट ये जो 80 रुपये का लोन IIFL फाइनेंस को लेंड करवाती है, इसकी जो इंटरेस्ट रेट होगी ना बहुत कम होगी। इसकी इंटरेस्ट रेट होगी 7 या 8% के आसपास, ठीक है। अब क्या होता है कि इनकी जो पोर्टफोलियो यील्ड है जो 15% है और 8% के बीच में जो डिफरेंस है 7% का, वो इस 80 रुपये पे भी कमा रही है, ठीक है। दूसरा इनको एक और इनकम होती है को लेंडिंग की इनकम।
कमीशन की इनकम होती है, क्योंकि बैंक को इनने 80 रुपये का लोन ला के दिया। दूसरा जो खुद के 20 रुपये लगे हुए हैं, उस पर तो 15% कमाई रही है। तो को लेंडिंग एज अ होल बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। कंपनी का आगे प्लान है कि 50% बुक यहाँ पे को लेंडिंग बेस्ड इनको करनी है। ठीक है, तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अपने को देखनी भी चाहिए। और यहाँ पे फिनेंशियल जो है बेसिकली इनके पास जो हेल्दी कैश फ्लो है, 5,735 करोड़ का यहाँ पे कैश यहाँ पे पड़ा हुआ है। रिसीवेबल्स यहाँ पे 223 करोड़ है, बाकी लोन बुक वगैरह इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें हो गई है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें की रेशोज़ की, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? बेसिकली नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और कितना इंटरेस्ट भर रहे हैं। ठीक है, तो वो है इनका, अगर अपन देखें तो 7.3% के आसपास है Q3 में। अगर बात करें बजाज फाइनेंस की, 12% है। क्यों? क्योंकि एक तो वो EMI बेस्ड मॉडल लोन देते हैं, दूसरा उनकी क्रेडिट वर्दीनेस इतनी अच्छी कि उनको लोन की रेट भी कम मिलती है, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी उनका कम है। अगर अपन बात करें SBI कार्ड्स की, तो उनका यहाँ पे NIM है 15%, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस और ज़्यादा होता है। HDFC बैंक की बात करें 4% हो, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनको लोन मिलता है 4-5% में, वो लोन देते हैं 8-9% में, तो वो बेसिकली कम है। NIM बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अपने को हमेशा ट्रैक करनी चाहिए। फिर कॉस्ट टू इनकम ठीक है, और यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि एक है बेसिकली डेट टू इक्विटी, वो 5.4 के आसपास चल रहा है। वो भी हमें आने वाले हमेशा समय में चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे ही यहाँ पे आपको पता पड़ेगा कितना लेवरेज है, कितना लेवरेज नहीं है। ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद यहाँ पे आप अगर अपन देखें जो AUM की ग्रोथ है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर अपन देखें तो अभी भी यहाँ पे ना इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट अगर अपन देखें तो FY17 में 423 करोड़ का यहाँ पे था। अब यहाँ पे क्या हुआ, 761 करोड़ का प्रॉफिट आया, और अभी 9 महीने का ही प्रॉफिट 867 करोड़ का आ गया। सो दैट इज मीनिंग कि यहाँ पे कितना कंपनी स्केल अप कर रही है। ठीक है, नॉन फंड बेस्ड इनकम यहाँ पे कंसिस्टेंट है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो मैंने आपको बताया 6.9% के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स 2.8%, और वो तो ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी मैंने आपको बताया इनका 20% के आसपास है, और कोटक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 17% है, बजाज फाइनेंस का 20% के आसपास है। कॉस्ट टू इनकम जो परसेंटेज है वो लगातार कम होता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, फिर डिसबर्समेंट है, कैश गोल्ड लोन और होम लोन का कितना कितना डिसबर्समेंट किया है, ये हमेशा देखना चाहिए। बट यहाँ पे डिसबर्समेंट के अलावा अपने को ओवरऑल लोन बुक की ग्रोथ ही देखनी चाहिए। ये क्या होता है कि हर बार है ना रीपेमेंट्स भी होते हैं हर क्वार्टर में, तो उससे अपने को क्या होता है, अभी इवन है ना मुथूट में हुआ था, आई थिंक मुथूट में या फिर मुथूट में हुआ था, जितना डिसबर्समेंट हो रहा था ना उतनी रिपेमेंट्स भी हो रहे थे, तो लोन बुक ग्रो ही नहीं कर पा रही थी। रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, सुपी एसेट क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, GNPA NNPA वगैरह सब सही है। ठीक है, इट इज़ इंक्लूडिंग द RBI एंड कोविड इम्पैक्ट ऑल्सो। फिर यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप इस महीने में 100 रुपये मांगते थे NBA एज ए NBFC, आपको कितने रुपए मिले? 90, तो आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी कितनी बनी? 90%। इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी कैसे है? इनकी 100% है, 98% है, इसमें जो है 101% है। ये क्यों हो सकता है? प्री पेमेंट वगैरह कर दिया, या फिर पुराना भी छोड़ दिया। ठीक है, या फिर 96% यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस के अंदर है। ये हमेशा ना मतलब 95 के आसपास तो रहनी चाहिए कलेक्शन एफिशिएंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, बंधन बैंक है ना, वो बहुत वीक बैंक है, तो उसकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी बीच में अभी कोविड के समय में 70% के आसपास आ गई थी, 70-75% के आसपास। तो वो सारी चीज़ें। होम लोन अगर आप देखोगे एज अ, क्यों मैं बोलता हूँ कि होम लोन बहुत अच्छा बिजनेस है, उसका जो NPA 1.8% के आसपास है, गोल्ड लोन में 0.9 है। इवन इट इज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मनप्पुरम का भी जो गोल्ड लोन का मुथूट का भी जो गोल्ड लोन का NPA ना, वो लगभग इतना है, 0.9-0.7% के आसपास है। कंस्ट्रक्शन में 3.7 है। कैपिटल मार्केट्स में इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं, क्योंकि अभी तो कुछ इतनी इनने बिजनेस ही नहीं किया है। माइक्रो फाइनेंस के अंदर भी 3.6% का है, और बिजनेस लोन के अंदर भी 6.6 है। तो ये 2-3 जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये खराब जो बिजनेस है, वो यहाँ पे इनमें GNP ज़्यादा होने के कारण अब इन्होंने बंद कर दिए हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कितना प्रोविजन करना था और कितना कर रखा है। RBI के मुताबिक 493 करोड़ का प्रोविजन बनाना था, इनने बना रखा है 1286 करोड़ का, जिससे इनका यहाँ पे बेसिकली कंजर्वेटिव अप्रोच के कारण इनने एक अच्छी खासी प्रोविजन कर रखी है। 133% ऑफ योर देयर बुक हैज बीन यहाँ पे प्रोविजन कर रखा है। ठीक है, तो ये वो सारी चीज़ें ECL एंड रीस्ट्रक्चरिंग बुक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि रीस्ट्रक्चरिंग बुक क्या होता है, जो कोविड में प्रॉब्लमेटिक वाले लोन्स थे ना, जिन लोगों ने मोरेटोरियम लिया था, वो वाली बुक है। 937 करोड़ की बुक है पूरे आज की तारीख में। ठीक है, इसमें अगर अपन देखें तो कितना आउट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग गया है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। 249 करोड़ रुपीज़ का पैसा आउट ऑफ रीस्ट्रक्चर तो गया है, बट कुछ 150 करोड़ के वापस आ गए बिकॉज ऑफ सेकंड वेव, तो वो भी एक ट्रैक करते रहना। 250 करोड़ यहाँ पे काफ़ी कम हो गया, तो वो एक अच्छी बात है। ये लगातार कम होता नहीं चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ट्रैक करनी है। सोर्स ऑफ फंड, ये लोग पैसा कहाँ से लाते हैं? 8.7% इनका खुद का इंटरेस्ट रेट है। 10% इनने रिफाइनेंस करा रखा है, 35% बॉन्ड्स के थ्रू है, बाकी टर्म लोन्स के थ्रू है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही। बाकी इनके बॉन्ड और NCD होल्डर्स के बारे में डिटेल्स दे रखी है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ALM, असेट लाइबिलिटी मिसमैच। ये बेसिकली क्या होता है कि आपको कितना पैसा
मिलने वाला है और आपको कितना चुकाना है। बेसिकली यहाँ पे फ्यूचर कैश फ्लोज दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या ये फॉर्मूला लगा है, सरप्लस डिवाइडेड बाय आउटफ्लोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर ये देखें तो इनको कितना लोन चुकाना, इनके पास है सरप्लस 546 करोड़ का है, ठीक है। वहीं पे अगर अपन देखिए तो इनको आउटफ्लो कितना है, 489 करोड़ का है। ये हमेशा है ना, मतलब बेसिकली जो अपना एएलएम है इसका हमेशा है ना ज़्यादा रहना चाहिए। आपके जो रिकवरी है वो आने वाले समय में ज़्यादा होनी चाहिए वर्सेस आउटफ्लो, मतलब इनफ्लो शुड बी मोर देन योर आउटफ्लोज। तो वो बेसिकली यहाँ पे शो हो रहा है। हमने बजाज फाइनेंस की वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी कि एएलएम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। कभी भी आपका एसेट लाइबिलिटी मिसमैच नहीं होना चाहिए। जितनी भी एनबीएफसीज फेल हुई हैं वो क्या करती थी, आईएफएल के अलावा जैसे इंडिया बुल्स की बात करें या फिर धनी वगैरह की बात करें, तो वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स लेके लॉन्ग टर्म लोन्स देती थी। उल्टा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन्स लेके शॉर्ट टर्म लोन देने, ठीक है। वो सारी चीज़ें, डेट पेमेंट जो ऑब्लिगेशन है इनकी ओवर द शेड्यूल, अगर आप समझो, मैं एक सिंपल सी कहानी बताता हूँ। इनको 10,000 करोड़ रुपए चुकाने हैं दिसंबर तक। इनके पास आज कितने पैसे पड़े हुए हैं जो मतलब दे कैन डायरेक्टली यूज, वो है 9,000 करोड़, ठीक है। दिस शोज कि यहाँ पे आज भी अगर कोई इनको बोल दे कि दिसंबर तक का सारा पैसा चुका दो, तो ये चुका सकते हैं मोटा मोटी, ठीक है। तो वो एक है, ये बेसिकली आपका वो अनड्राउन लाइन्स वगैरह होता है, तो वो सारी चीज़ होगी। डेट सोर्सिंग ट्रेंड्स वगैरह ठीक है, क्रिसिल की रेटिंग वगैरह डबल ए है, वो सब ठीक है, इट्स गुड। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें क्या होता है ना, हमेशा इक्विटी डाइल्यूशन बहुत होता रहता है एनबीएफसी में, आए दिन ना क्यूआईपी वगैरह होता है। हमेशा देखना कोई भी एनबीएफसी ज्यादा क्यूआईपी वगैरह ना करे, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए आप वो क्यूआईपी इशू तो आता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, लोग बाग बहुत खुश होते हैं कि वो उसमें वो पार्टनर बन गया, ये इन्वेस्टर आ गया। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का है ना इक्विटी कम हो जाता है। पहले आपका 10% स्टेक था, अब यहाँ पे मान लीजिए मॉर्गन स्टैनली ने स्टेक खरीद लिया, तो आपका स्टेक कम हो जाएगा ना। दैट इज इक्विटी डाइल्यूशन, जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए खराब होता है। डीएचएफएल में जो हुआ था वो बेसिकली इक्विटी डाइल्यूशन था। होम लोन प्रोडक्ट के बारे में ओवरव्यू दे रखा है। 86% यहाँ पे बेसिकली जो है पीएसएल में दिया जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के उसमें दिया जाता है। 100% लोन्स इन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू दिए हैं। 20 साल तक के लोन होते हैं। लोन टू वैल्यू रेशियो बेसिकली 72% है। आप जब प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है उस हिसाब से चलती है, ठीक है। और ये इनका वो है। अब यहाँ पे बात करें अगर कैन फिनेंसी, तो कैन फिनेंस का यहाँ पे जो वो रहा है अपना एनपीए रहा है 0.9 0.7% के आसपास रहा है। वहीं पे इनका जो एनपीए है वो इस बुक के अंदर यहाँ पे करीबन करीबन यहाँ पे 1.79 के आसपास है। बिजनेस लोन्स यहाँ पे जो है बेसिकली इनका जो यहाँ पे सिक्योरिटी कवर है 2 टाइम्स है, तो हो सकता है कि यहाँ पे इनके इतने ज़्यादा नेट एनपीए ना हो, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। बट यहाँ पे 76% ही यहाँ पे सिक्योर्ड है, बाकी थोड़ा बहुत अनसिक्योर्ड भी बिजनेस है। ओवरऑल ये तो खत्म होने वाला बिजनेस है, तो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस लोन्स वगैरह का यहाँ पे ओवरव्यू दे रखा है। पोर्टफोलियो यील्ड बेसिकली कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, टिकट साइज आपको बताया है। गोल्ड लोन एक इंपॉर्टेंट बिजनेस है। लोन टू वैल्यू इनका जो है 73% का है। मैक्सिमम जो अलाउड है कि कितना लाख का गोल्ड आप देखिए कितना लोन ले सकते हो, तो वो है 60 जो 75% की लिमिट है। तो अब ये केवल एग्जिस्टिंग लोन्स अगर आपको देने गोल्ड लोन में, तो इनको और गोल्ड लेना पड़ेगा सामने वाले से, वहाँ पे ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है। अगर मान लीजिए इनका लोन टू वैल्यू रेशियो बहुत कम होता, 60% के आसपास होता, तो इनके पास अभी भी है कि यहाँ पे बेसिकली इनके पास लिमिट है, इनके पास कि ये और एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही और ज़्यादा लोन बढ़ा के दे सकते हैं। बट अब इनको और गोल्ड लेना पड़ेगा, मतलब इट इज़ थोड़ा हार्ड हो जाता है स्केल करने को, ठीक है। वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे अगर अपन बात करें पोर्टफोलियो यील्ड जो है, अगर अपन देखें तो पोर्टफोलियो यील्ड वगैरह यहाँ पे अपन ने बात करी थी, तो इनका है ना मनप्पुरम का और मुथूट का पोर्टफोलियो यील्ड 20% है, इनका 17% है। बिकॉज दे वॉन्ट टू स्केल एंड ये लोग नए हैं, तो ये लोग है ना कम परसेंट में ही लोन देने को रेडी हो जाते हैं, तो इस तरीके से इनका काम होता है। फिर यहाँ पे अगर अपन बताएं माइक्रो फाइनेंस वगैरह, तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। कैपिटल मार्केट्स तो वैसे भी जो बिजनेस है पूरा डिसकंटिन्यूड ही कर दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। गोल्ड लोन इनके पिकअप हो रहे हैं, वो सब ठीक है। डिजिटल मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, व्हाट्सएप लोन वगैरह, इनका डिसबर्समेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट Q3 में ही 100 करोड़ के लोन लगभग इन्हें डिसबर्स किए हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे काफ़ी खतरनाक है, वो तो ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंपॉर्टेंट के बाद अगर अपन बात करें, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो पहले आईसीआईसीआई बैंक, बार्कलेज और जी कैपिटल में काम करते थे, ठीक है। फिर वहीं पे अगर अपन देखें तो इनका मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें, जितने भी लोग हैं, ठीक है, सबका अगर आप एक्सपीरियंस देखो तो 10 ईयर प्लस है। दैट इज से कि यहाँ पे प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई है। इनके को लेंडिंग के जो मैंने मॉडल समझा है उसके लिए इतने बैंकों के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर रखा है, वो भी एक अच्छा बिजनेस है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये 1 लाख करोड़ की कंपनी बनना चाहती है, तो जो एक इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट गेम पे कि यहाँ पे वैल्यूएशन यहाँ पे क्यों आप बोल रहे हो कि यहाँ पे है ना अंडर वैल्यूड है। देखो, एक तो 10 के पी पे ट्रेड होने वाली कंपनी है, ठीक है। अगर अपन AUM वर्सेज है ना मार्केट कैप का निकाले, तो यहाँ पे कैन फिन्स का है जो 3 का है, वहीं पे मुथूट का है 1 का है। मतलब कितना AUM है, 25,000 करोड़ की लोन बुक है और 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है।
आईएफएल की अगर अपन इस लोन बुक पे ही यही रेशोज लगाएं, ठीक है, मान लो 16,000 करोड़ की जो इनकी हाउसिंग लोन है उस पे अगर अपन यहाँ पे जो रेशो लगाते हैं कि 1 का लगाते हैं, ठीक है, कि उतना ही इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है, तो लगभग लगभग क्यों यहाँ पे अगर अपन देखें तो 16,000 करोड़ की इनकी लोन बुक हो जाएगी। अभी 1 का रेशो मैंने क्यों लिया है, बिकॉज आवास फाइनेंसियर्स के अंदर क्या है कि उनकी मार्केट कैप ज़्यादा है, एयूएम कम है, तो वो उस हिसाब से मैं 1 का लिया, ठीक है। अगर इनका गोल्ड लोन में अपन 3 का रेशो भी बिठाए, मतलब 1 का भी बिठाए मुथूट का, ठीक है, तो यहाँ पे 14,000 करोड़ वो हो गए, ठीक है, और उसके अलावा जो अदर लोन है उस पर 5,000 करोड़ का लगाए, तो लगभग लगभग फिर भी है ना ये मोटा मोटी ऑन ए कंजर्वेटिव बेसिस 25,000 करोड़ लोन बुक हो जाएगी। अभी इनका यहाँ पे मार्केट कैप कितना हो गया है, यहाँ पे इनका मार्केट कैप अभी 12,000 करोड़ का ही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए अंडर वैल्यूड है, 10 के पी पे ट्रेड कर रहा है और वैसे अंडर वैल्यूड है। एक अपॉर्चुनिटी क्या देखने को मिल सकती है कि आने वाले समय में अगर आईएफएल होम फाइनेंस की यहाँ पे डीमर्जर कर दिया गया और उसको सेपरेटली लिस्ट कर दिया गया तो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होगी, या फिर एज ए इन्वेस्टर्स यहाँ पे अगर आपको डीमर्ज कंपनी के शेयर्स दिए गए तो भी आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, ट्रेडिंग एट अ वेरी लो वैल्यूएशंस, तो ये इट इज़ अ डेफिनेटली अ गुड कैंडिडेट टू बैट ऑन इस करंट मार्केट में जहाँ पे इतना ज़्यादा वो चीज़ें चल रही है। एंटी थीसिस क्या है, एक तो एनबीएफसी इट इज़ अ थोड़ा रिस्की बिजनेस होता है, हमेशा मैं बोलूँगा स्टैगर्ड बाइंग करते चले। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है, ये लोग नए बिजनेस में नहीं जा रहे हैं, लाइक बीएनपीएल या फिर ईएमआई मॉडल जो है उसमें नहीं जा रहे हैं, साइक्लिकल है। कहीं क्या होता है कि बीच में क्रेडिट साइकिल जब क्रंच आता है तो इन सारी एनबीएफसी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वो अपने को ट्रैक करना है। और बाकी कोई बिगर क्राइसिस ना आ जाए, मतलब कोविड की 4th वेव ना आ जाए, या फिर कोई अदर क्राइसिस ना आ जाए, या फिर कोई बड़े एनपीए के केसेस ना आ जाए, तो वो सारी चीज़ें अपने को देखनी है। तो दीज आर द ऑल इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि यहाँ पे आईएफएल फाइनेंस में देखने को मिल सकती है। लगभग 1 साल से इसका जो शेयर प्राइस है 300 के आसपास चल रहा है, अभी यहाँ पे लगभग 320 के आसपास है। वी सी इट एज अ कंपनी यहाँ पे आने वाले सालों में इसको फॉर मतलब अगर सब कुछ सही रहा, जिस तरीके से बिजनेस स्केल कर रही है, तो जब ये 1 लाख करोड़ का ईयूएम के साथ आएगी तो लगभग लगभग 500-600 रुपए तक का यहाँ पे स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है फॉर अ ईयर, मतलब 1 साल से 2 साल के बीच में, ठीक है। मिनिमम टारगेट अभी नियर टर्म के लिए क्या, सबसे पहले 350 का यहाँ पे रेजिस्टेंस इनको क्रॉस करना है, फिर 400 रुपये का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट पे अगर बात करें तो 270-280 एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये था आईएफएल फाइनेंस पे वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं सभी तरह डिटेल्ड एनालिसिस के लिए और ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड के लिए। थैंक यू सो मच।